मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है उस पर डिस्कस करेंगे और वो है अपना पृथ्वी का स्वरूप और गतियां। प्राचीन समय से ही मनुष्य जो है वो एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और बहुत तरह की उसके पृथ्वी के बारे में जो है मन में बहुत सारे प्रश्न जो थे। और उसी संदर्भ में हमारे कुछ भूगोलवेता जो हैं उन्होंने, जैसे आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती है और वो पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है। पहले जो अवधारणा थी वो ये थी कि पृथ्वी जो है उसको अन्य जो ग्रह हैं उनके केंद्र में माना जाता था और पृथ्वी को चपटा माना जाता था। लेकिन आर्यभट्टीय जो है उसके अंदर लिखा गया कि पृथ्वी जो है वो गोल आकृति की है। और उसके अलावा हमारे जो भास्कराचार्य द्वितीय एवं आर्यभट्ट ने पृथ्वी के संदर्भ में और गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में, तथा हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण के अलावा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में बहुत सारे जो तथ्य हैं वो उन्होंने प्रस्तुत किए। और इसके अलावा जो यूनानी भूगोलवेता हैं जैसे पाइथागोरस है, अरस्तु है, उन्होंने भी पृथ्वी को जो है गोल माना। और बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो उनको फिर जाके 15 और 16वीं शताब्दी में हुई। और उसके अलावा कोपरनिकस और जो गैलीलियो हैं उन्होंने भी बाद में जो पृथ्वी है सूर्य जो है उसको केंद्र में माना सभी ग्रहों के बारे में। इस तरह से बहुत सारी जो जानकारियां हैं वो प्राचीन समय से ही जो है मानव जो है जुटाता रहा है पृथ्वी के संदर्भ में। हम अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पृथ्वी जो है वो बिल्कुल गोलाकार न होकर के उसका जो शेप है वो चपटा, थोड़ा सा जो है ध्रुवों से चपटा है। तो इस शेप को जो है स्फेरॉइड बोलेंगे। ये जो गोलाभ यानी स्फेरॉइड जो है ये ध्रुवों से पृथ्वी जो है वो थोड़ी चपटी है। और इसी वजह से हम देखते हैं भूमध्य रेखीय जो व्यास है वो जहां 12,756 किलोमीटर है, वहीं यदि हम बात करें ध्रुवीय व्यास की तो 12,756 से ये जो दूरी है ये देखिएगा ये कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरा जो गोलाकार है और यहाँ पे थोड़ा सा चपटा है। तो इस वजह से ये जो डिस्टेंस है इसकी तुलना में ये जो डिस्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी ये जो है ये आपकी 12,713 किलोमीटर है। इसका मतलब ये जो आपकी है 43 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो ये कम है इसकी तुलना में। यानी यहां से चपटी है पृथ्वी, इससे ये हमें पता चलता है। इसके अलावा हम बात करें यदि भूमध्य रेखीय परिधि की बात करें, परिधि का मतलब ये जो भूमध्य है, अब कोई भी वृत्त होता है उसकी तो बिल्कुल बीचों बीच वाली जो है हम बात करेंगे परिधि की, तो ये आपकी 40,077 किलोमीटर है। इसके अलावा ध्रुवीय परिधि, अब देखिए ये डिस्टेंस कम होगी तो इसका मतलब यहां से जो परिधि आएगी यानी कि ये जो परिधि आएगी वो परिधि भी क्या होगी 77 किलोमीटर कम होगी यहाँ पे। तो इसका मतलब, और पृथ्वी की यदि हम कुल क्षेत्रफल की बात करें तो पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। पृथ्वी का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब इसमें हमें पता है लगभग जो 70-71% जो है क्या है, पानी है, तो ये महासागरीय क्षेत्रफल हो गया। और 29 पॉइंट कुछ जो है वो आपका स्थलीय क्षेत्रफल है, यानी कि 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो है वो आपका स्थलीय क्षेत्रफल है। और महासागरीय जो क्षेत्रफल है वो लगभग 3/4 हम मान सकते हैं। 510 का यदि 3/4 करें तो लगभग ये आपका 361 मिलियन क्यूबिक जो है ये आपका महासागरीय क्षेत्रफल है। इसके अलावा आयतन की यदि बात करें तो पृथ्वी का जो आयतन है वो 416 मिलियन
जो है होता है इसका पृथ्वी का आयतन। इसके अलावा हम ये तो इसके जो है पृथ्वी के स्वरूप की हमने चर्चा की है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे पृथ्वी की जो प्रमुख गतियां जो हैं। तो इसके लिए जैसे ये आपका सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, और वो उनकी जो सीक्वेंस होती है उसके लिए एक फॉर्मूला है कि जैसे देखिएगा सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह होगा वो बुध ग्रह है। इसीलिए हम बुधवार जो है श्री गणेश जी का वार मानते हैं, यानी श्री गणेश हो गया, शुरुआत हो गई। तो यहां इसके सबसे जो समीप जो ग्रह होगा वो होगा आपका बुध ग्रह। उसके बाद अगला जो ग्रह है उसकी बात करें तो देखिएगा इसमें जो सप्ताह में वार आते हैं उनको हम एक वार छोड़ के दूसरा वार काउंट करेंगे। तो बुध के बाद बृहस्पति आता है, बृहस्पति के बाद कौन सा आता है, शुक्र आता है। तो दूसरा जो ग्रह होगा वो आपका कौन सा होगा, शुक्र ग्रह होगा। उसके बाद शनि को छोड़ दिया हमने, और अगला जो आता है वो आता है रविवार। अब रवि तो खुद ये हो गया, सूर्य हो गया, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, पृथ्वी को रख देंगे। यानी अगला जो ग्रह होगा वो क्या होगा, अपनी पृथ्वी होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, रवि था तो सोम को छोड़ दिया हमने, तो क्या आया, मंगल आया। तो अगला जो ग्रह होगा वो कौन सा होगा, मंगल ग्रह होगा। यानी एक एक छोड़ करके हम चल रहे हैं। फिर बुध को छोड़ दिया तो कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति आ जाएगा। तो अगला जो ग्रह होगा वो आपका होगा बृहस्पति। उसके बाद शुक्र को छोड़ दिया तो कौन सा आया, शनि। तो अगला जो ग्रह आएगा वो आएगा अपना शनि आएगा, और फिर आ जाएगा अरुण और वरुण। तो इस तरह से ये जो है आपके सूर्य से जो दूरी है उस सीक्वेंस में जो ग्रह हैं उनको याद करने का फॉर्मूला है कि सबसे पहले बुध ग्रह, जो गणेश जी का वार आता है इसलिए शुरुआत होगी तो बुध हो गया। उसके बाद एक हमने छोड़ा बीच में, बृहस्पति को छोड़ दिया तो शुक्र आ गया। शनि को छोड़ा तो रवि की जगह हमने पृथ्वी को रख दिया। सोम को छोड़ा तो मंगल आ गया। बुध को छोड़ा तो बृहस्पति आ गया। शुक्र को छोड़ा तो शनि आ गया, और फिर अरुण और वरुण हो गए। इस तरह से ये तो था आपके ग्रहों की सीक्वेंस। और यदि हम बात करें तो पृथ्वी जो है और शुक्र, इनको जुड़वा ग्रह बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी इनमें सिमिलरिटीज हैं। यदि डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें, इनका जो घूर्णन गति है इनकी वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो मतलब बहुत सारी इनमें जो है सिमिलरिटीज हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की जो गति। अब देखिएगा ये जो है ये कक्षा होगी, सौर कक्षा। तो इसमें पृथ्वी जो है वो कैसे गति करती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, कौन कौन सी जो गतियां हैं और कैसे गति करती है पृथ्वी। ये सूर्य हो गया सेंटर में। अब देखिएगा पृथ्वी इस सूर्य के बिल्कुल गोलाकार गति न करके और ये अंडाकार गति करती है, यानी इसका जो परिक्रमण कक्ष है ये बिल्कुल गोल ना होकर के कैसा है, अंडाकार गति। इस तरह से ये अंडाकार कक्ष हो गया। अंडाकार कक्ष पे क्या करती है पृथ्वी, गति करती है। यानी कि दो कंडीशन ऐसी आती हैं जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल नजदीक होती है, और दो कंडीशन ऐसी आती हैं जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के बिल्कुल बहुत दूर होती है। तो ये जो स्थितियां हैं जहां पृथ्वी जो है वो सूर्य के बिल्कुल निकट होती है, इन स्थितियों को हम उपसौर बोलते हैं। और जब पृथ्वी जो है सूर्य से काफी डिस्टेंस पे होती है उस स्थिति को हम अपसौर बोलते हैं। और ये जो कंडीशन है जब उपसौर कंडीशन में पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल होती है तो यहाँ पे 100
47 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस पे पृथ्वी रहती है। और यहाँ पे सूर्य जो है अक्षोर कंडीशन में जब होती है तो यहाँ पे 152 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी जो है इसकी डिस्टेंस रहती है। और यदि हम इनका एवरेज निकालें, औसत निकालें, तो पृथ्वी जो है सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की डिस्टेंस है वो 150 मिलियन किलोमीटर आंकी गई है। यानी पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है वो 150 मिलियन किलोमीटर होती है। दोनों कंडीशन की बात करें, जब बिल्कुल नजदीक होगी तो 147 होगी, और जब बिल्कुल दूर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगी, 152 मिलियन किलोमीटर होगी। उसके बाद यहाँ जो स्थिति है वो हम देखेंगे, मार्च से स्टार्ट करेंगे जैसे। उसके बाद अप्रैल आ गया, मई आ गया, और ये कंडीशन जून की आ गई। उसके बाद जुलाई, अगस्त, और ये कंडीशन आगे फिर आपकी सितंबर की, फिर अक्टूबर, नवंबर, और ये कंडीशन फिर आगे आपकी दिसंबर की। यानी कि यदि हम बात करें यहाँ पे सितंबर महीने की और मार्च महीने की, ये 2 महीने जो हैं, और विशेष करके जैसे हम बात करें 20 से 21 मार्च और 21 से 22 दिसंबर और 22 से 23 सितंबर और 20 से 22 जून। यानी 20 और 21 मार्च और 22 और 23 सितंबर, इन कंडीशंस की यदि हम बात करें तो इनमें क्या है, ये दिन और रात जो है वो बिल्कुल जो है बराबर होते हैं। जबकि 21 जून जो है वो उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून को होता है। जबकि सबसे छोटा दिन जो है ये दिसंबर में होगा उत्तरी गोलार्ध में। और यदि हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या था, सबसे बड़ा दिन। तो इसका मतलब सबसे छोटी रात। तो इसका विपरीत जो है दक्षिण गोलार्ध में होगा। यानी 21 जून को यदि दक्षिण गोलार्ध में बात करेंगे तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा। जून को। और यदि बात करें हम दिसंबर की तो 22 दिसंबर जो है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की यदि बात करें तो 22 दिसंबर को क्या होगा, सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये जो कंडीशंस हैं इनको हम संक्रांति बोलते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे 14 जनवरी के आसपास अपने यहाँ मकर संक्रांति मनाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मकर रेखा जो है उस पे सूर्य जो है लंबवत आ जाता है। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये अपनी पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा होगी, कर्क रेखा, मकर रेखा। भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। और ये जो है ये होगी आपकी कर्क रेखा। तो
इसमें क्या होगा कि जैसे यहां पे 21 जून को जो होगा वो बिल्कुल इस भूमध्य रेखा जो है, ये कर्क रेखा है, इस पे क्या होगा, बिल्कुल लंबवत होगा 21 जून को। फिर जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर पे क्या आ गया, विषुवत रेखा पे आ गया। तो ये सितंबर और आपका जो मार्च है इसको हम विश्व बोलेंगे। मतलब यदि हम बात करें 21 मार्च की, जैसे बात की हमने, तो 21 मार्च को क्या था, यहां पे था, ठीक है। फिर अप्रैल, मई, जून में यहां आ गया। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में वापस यहाँ गया। फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पे यहाँ आ गया। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च को फिर वापस आ गया। तो इस तरह से जो है ये सूर्य जो है वो इस पृथ्वी के अब मतलब लंबवत जो है वो इन कंडीशंस में रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि मार्च और सितंबर में जो है वो बिल्कुल सूर्य यहाँ पे रहेगा, विषुवत रेखा पे रहेगा। कौन कौन सी कंडीशन में, सितंबर और ये आपकी मार्च, 2 महीने में बिल्कुल इसके ऊपर चमकेगा ऐसे विषुवत रेखा पे। फिर जैसे अप्रैल में थोड़ा और ऊपर चला गया, मई में थोड़ा और ऊपर चला गया, जून में 21 जून को जो है वो इसके लंबवत चमकता है, किसके, कर्क रेखा के, 21 जून को। फिर जुलाई में वापस आ गया इधर, अगस्त में और आ गया, फिर सितंबर में दोबारा यहाँ गया। तो यहाँ पे एक तो आया मार्च में और एक आया सितंबर में। फिर वापस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फिर यहाँ पे आ गए। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च को वापस इस पे आ गया। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि मार्च और सितंबर जो है ये 2 महीने हैं, इसमें जो है सूर्य जो है वो बिल्कुल विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा के लंबवत चमकता है। जबकि जून में जो है वो अपने उत्तरी गोलार्ध में यहाँ लंबवत चमकता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जून में जो है काफी जो है क्या होती है, गर्मी होती है, जबकि यहाँ सर्दी होती है। जबकि यदि हम बात करें दिसंबर में, तो दिसंबर में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी हो जाएगी और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, सर्दी हो जाएगी। क्योंकि सूर्य जो है यहाँ पे है तो सूर्य की किरणें तिरछी होंगी। तो जितनी सूर्य की किरणें तिरछी होंगी उतनी ही क्या होगी, सर्दी या ठंड ज्यादा होगी। और जितनी सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी उतना ही क्या होगी, गर्मी ज्यादा होगी। तो हम देखते हैं कि इसीलिए यहाँ ये जो कटिबंध है इसको हम उष्ण कटिबंध बोलते हैं। पृथ्वी की यदि कटिबंधों की हम थोड़ी चर्चा करें तो इसमें हम देखते हैं कि ये आपका 0 डिग्री हो गया और उसके बाद में थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ ये जो कटिबंध है इस यानी 23.5 और 23.5 इधर, तो इसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। जबकि 66.5 इधर और 66.5 इधर, ये जो कटिबंध है इनको बोलते हैं हम समशीतोष्ण, यानी शीत भी है और उष्ण भी है, दोनों, सर्दी और गर्मी बिल्कुल दोनों है, उसको समशीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं। जबकि यहाँ पे तो है सूर्य की किरणें हमेशा क्या रहती हैं, तिरछी रहती हैं ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर जो है वो हमेशा शीत कटिबंध रहता है। ये आपका शीत कटिबंध हो गया। तो हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य जानकारी जो है वो आपको देनी जरूरी थी। अब हम बात करें पृथ्वी जो है कैसे जो है गति कैसे करती है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी जो है, एक तो ये जो आपका कक्ष हो गया, इस कक्ष पे जैसे मान लो ये बिल्कुल ऐसे गोलाकार है। अब गोलाकार पथ पे जैसे मान लो एक तो क्या हो, बिल्कुल जैसे मान लो ये बिल्कुल गोलाकार है और एक तो क्या हो बिल्कुल इसके 90 डिग्री कोण बनाए। लेकिन पृथ्वी इसके 90 डिग्री कोण नहीं बनाती है। पृथ्वी क्या है 66.5 डिग्री जो है एंगल पे क्या होती है, झुकी हुई होती है। एक तो मान लो जैसे ये कक्ष हो गया, अब जैसे मान लो ये हो गया तो इसके लंबवत ये हो गया कोण 90 डिग्री। लेकिन पृथ्वी इसके 90 डिग्री पे नहीं रहती है। ये जो पथ है इसके 90 डिग्री पे न होकर के पृथ्वी क्या होती है, कुछ 66.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई होती है, ठीक है। और
यदि हम गतियों की बात करें तो देखो, एक तो पृथ्वी जो है इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा के वापस जैसे यहीं आ जाएगी, तो ये तो हो गया आपका परिक्रमण गति। देखो परिक्रमा पूरी कर रही है ना। जैसे कोई मंदिर वगैरह होता है ना, उसके चारों तरफ हम कहते हैं परिक्रमा लगा दी, यानी घूम के वापस वहीं आ गए। तो ये जो गति है जो सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के चारों ओर वाली जो गति है उसको हम क्या बोलेंगे? परिक्रमण गति बोलेंगे। कौन सी है ये? सूर्य के चारों तरफ जो गति होती है। दूसरी जो गति होती है वो होती है परिभ्रमण। भ्रमण का मतलब क्या होता है? टहलना, घूमना। जैसे हम क्या है, लॉन के अंदर क्या है, इधर गए वापस इधर गए वापस, हम क्या कहते हैं? भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे क्या है, जैसे ये पृथ्वी है और ये बिल्कुल जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी जो है ये इसके परिधि घूम रही है, तो ये पृथ्वी का अक्ष हो गया। यदि मान लो ऐसे है और ये पृथ्वी ऐसे घूमती, तो इसके अक्ष, तो जिस भी किसी मान लो ये आपका हो गया, अब इसके परिधि यदि घूम रही है तो ये क्या हो गया? इसका अक्ष हो गया। तो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष के परिधि भी घूमती है और उसको हम कौन सी गति बोलते हैं? वैसे घूर्णन गति बोलते हैं, रोटेशन मोमेंट बोलते हैं उसको। लेकिन पृथ्वी जो है, तो इस तरह से पृथ्वी दो तरह की गति करती है। एक तो जैसे मान लो ये है तो ये ऐसी गति, अब ये पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे ऐसे गति करती रहती है, तो ये ऐसे भी घूमती रहती है और ऐसे भी चलती रहती है, ऐसे चलती है पृथ्वी, यानी दोनों तरह की गति करती है। इसके लिए हम बात करें, क्योंकि पृथ्वी की जो परिधि है वो हमने अभी अभी चर्चा की थी कि वो 40,000 कितनी है? 77 किलोमीटर है। तो यदि पृथ्वी जो है अब 24 घंटे के अंदर क्या कर लेती है? इतनी किलोमीटर दूरी तय कर लेती है, तो 1 घंटे के अंदर कितनी करेगी? तो इसमें क्या करेंगे? 24 का भाग दे देंगे, यानी 24 घंटे में, अब ये भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, 24 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी? 40,077। तो 1 घंटे में कितनी करेगी? ये करेगी 40,077 बटे 16 बटे 24, और ये आ जाएगी आपकी लगभग 1669 पॉइंट कुछ। यानी 1 घंटे में जो पृथ्वी गति करती है वो इतना किलोमीटर प्रति घंटे। लेकिन ये ध्रुव पे करती है, नहीं आपकी भूमध्य रेखा पे करती है। यदि ध्रुवों की बात करें, अब देखो ध्रुवों पे तो क्या है, ये है, अब ऐसे घूम रही है, तो ये कहां? ध्रुवों पे तो जो कोई वस्तु है वो कहीं गई नहीं, तो ध्रुवों पे तो बिल्कुल शून्य है। ध्रुवों पे क्या होगी? गति शून्य होगी, क्योंकि यहाँ पे तो देखो ये पूरा चक्कर कर लिया इसने, लेकिन यहाँ ये जो बिंदु है